हेलो छात्रों। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रीतिकाल की उपलब्धियों पर। चूँकि मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें एक छात्र ने मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कहा कि मैम, रीतिकाल की उपलब्धियों पर एक वीडियो हमें उपलब्ध कराइए। तो यह उसी सिलसिले में है। छात्रों, चार बातें हमेशा तुम्हें ध्यान रखनी है इस प्रश्न के उत्तर में। तुम लोगों से मैं फिर से कहूँगी कि अपने साथ पेंसिल और कलम हमेशा रखो। देखो, जब कभी भी रीतिकाल की प्रवृत्तियों पर बात की जाती है, जब कभी भी होती है, तो उसकी जो प्रमुख उपलब्धियां हैं वह है, सबसे पहला समझो, रीतिकाल की सबसे पहली उपलब्धि है कि इसमें श्रृंगार परक रचनाएं की गई। तुम लोग यदि पॉइंट, अगर मान लो कि तुम्हारी परीक्षा में यह प्रश्न आता है, ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट पे तुम क्या लिखोगे कि इसमें श्रृंगार परक रचनाएं की गई। अब इसके अंतर्गत तुम क्या लिखोगे? सबसे पहली चीज़ लिखोगे कि इस कालखंड में ऐसे बहुत से कवि थे, बहुत मतलब जो दरबारी कवि थे, उनकी जो रचनाएं हैं वो श्रृंगार प्रधान है। प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलन, उनका बिछड़ना, है ना, इन सब पर उन्होंने खूब मन लगा कर लिखा है। जितना वो मन लगा सकते हैं सब उन्होंने किया है, बहुत मन लगा कर लिखा है। दूसरी चीज़ कि उन्होंने स्त्री को उसकी मांसलता के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है, मतलब इस पहले पॉइंट के अंदर तुम ये सेकंड पॉइंट डालोगे। पहला पॉइंट क्या है कि श्रृंगार परक रचनाएं लिखी लिखी गई। ठीक है, अब उसके बाद तुम उसी में जो दूसरा बिंदु है वो लिखोगे कि स्त्री को उसकी मांसलता के साथ स्वीकार किया गया है। मैं समझाने के लिए तुम लोग को बता रही हूँ कि रीतिकाल में इतनी ज़्यादा श्रृंगारपरक रचनाएं थीं, मतलब स्त्री के शरीर, उसकी बनावट, इन सब को लेकर इतना लिखा था कवियों ने कि आलोचकों ने इसको काम शास्त्र की उपाधि दे दी थी। ठीक है, कि ये जो क्या कर रहे हैं, ये सेक्स रिलेटेड जो हैं वो रचनाएं कर रहे हैं। ठीक, तो यह तो आलोचकों का एक क्रिटिसिज्म था, एक निंदा थी। लेकिन इसका एक सकारात्मक पक्ष यह था कि रीतिकालीन कवियों ने, सभी कवि नहीं छात्र, तुम लोग को अगर पहले अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा रीतिकाल को, तो रीतिकाल में जो दरबारी कवि थे वो उन्होंने स्त्री के सौंदर्य को उसकी पूरी मांसलता के साथ स्वीकार किया है ना, उसकी पूरी बनावट, रंग, रूप सबके साथ। तो उसमें दैहिकता की प्रधानता है। तो यह इसकी रीतिकाल की एक प्रमुख उपलब्धि तो यह है कि भारतीय जो दृष्टिकोण है, जिसमें प्रेम को एक आध्यात्म की चीज़ कहा जाता है, बिल्कुल पारलौकिक चीज़ उसके बारे में कही जाती है, तो इन सबसे अलग रीतिकाल को क्या कहा गया छात्रों? बिल्कुल मतलब लौकिक पृष्ठभूमि पे रख कर कवियों ने समझा है, रीतिकाल के कवियों ने स्त्री के सौंदर्य को। ठीक, अब दूसरा पॉइंट, ठीक है, पॉइंट नंबर 2। दूसरे पॉइंट में तुम क्या बताओगे? दूसरे पॉइंट में यदि हम रीतिकाल की उपलब्धि पर चर्चा करें तो उसमें सबसे मुख्य बिंदु, दूसरा मुख्य बिंदु यह है कि इसमें लक्षण ग्रंथों की रचना खूब हुई है, बहुतायत में लक्षण ग्रंथ लिखे गए। ठीक है, अब इस पॉइंट के अंतर्गत तुम क्या बताओगे? इस पॉइंट के अंतर्गत यह बताओगे कि रीतिकाल में जो काव्य लिखे गए, जो ग्रंथ लिखे गए, जितने आचार्य हुए थे, जिन्होंने काव्य शास्त्र का ज्ञान कराने के लिए लोगों, मतलब पाठकों को, या ये इन ग्रंथों की रचना की, जैसे कि रस पर उन्होंने लिखा बहुत ज़्यादा, नायक नायिका भेद पर उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है, और किस पर लिखा है बताओ? तो अलंकारों का बहुत विशद चित्रण है ना, छंद की बिल्कुल अधिकता है,
मतलब छंद कितने प्रकार के होते हैं, किस किस तरह के होते हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं, किस किस तरह के होते हैं, इन सब पर यदि यदि तुम रीतिकाल के ग्रंथों को गौर से उनका अन्वेषण करो, विश्लेषण करो, तो इस तरह के ग्रंथ खूब लिखे गए हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है रीतिकाल की, कि इसमें लक्षण ग्रंथ इतनी ज़्यादा मात्रा में लिखे गए, इतनी ज़्यादा संख्या में लिखे लिखे गए कि बाद के जितने भी पाठक हुए, विद्वान हुए, आचार्य हुए, उनको एक सहूलियत हो गई। अगर उन्हें भारतीय काव्य शास्त्र को समझना है, संस्कृत काव्य शास्त्र को समझना है, तो उन्हें एक सहूलियत हो गई क्या, कि वे आराम से रीतिकाल के ग्रंथों को पढ़ेंगे और उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये विशेषताएं हैं, ऐसा ऐसा है। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट तो ये होगा कि लक्षण ग्रंथों की खूब की अधिकता, लक्षण ग्रंथ खूब लिखे गए थे। ठीक है। अब जब तुम यह पॉइंट लिखोगे तो तुम्हें मैं बताना चाहूँगी कि लक्षण ग्रंथ में जो मुख्य रचनाकार हैं उनके तुम्हें नाम और उनके उनके नाम और उनकी रचनाओं का नाम तुम्हें देना ज़रूरी है। जैसे चिंतामणि का नाम तुम दे सकते हो, उनकी एक रचना थी कवि कल्पतरु, है ना। वैसे ही तुम दे सकते हो, देव का नाम दे सकते हो। देव भी रीतिकाल के आचार्य कवि माने जाते हैं और उनकी रस विलास यह एक बहुत महत्वपूर्ण उनका ग्रंथ है, जो संस्कृत साहित्य या कहें कि साहित्य, संस्कृत साहित्य के ही रसों का बिल्कुल विशद चित्रण इसमें हुआ है। ठीक है। अब अगर हम रीतिकाल की तीसरी प्रवृत्ति पर गौर करें तो हम यह पाते हैं कि रीतिकाल की इस कालखंड में कुछ ग्रंथ ऐसे भी लिखे गए थे जिसने किसी भी प्रकार की परंपराओं को स्वीकार नहीं किया था। ठीक है। परंपराओं को स्वीकार करने से तात्पर्य है छात्रों कि परंपराओं को स्वीकार करने से मतलब है कि उस समय जो राज दरबार में जितने भी तरह के बंधन युक्त जो रचनाएं की जा रही थी कि हाँ ऐसी ऐसी रचनाएं होनी चाहिए, इस तरह की रचनाएं होनी चाहिए, तो उसको रीति मुक्त कवियों ने, मतलब कुछ कवि ऐसे हुए थे जिसने इसको धता बताया, मतलब बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। तीसरे पॉइंट में तुम लोग यही लिखोगे कि प्रेम परक रचनाओं, प्रेम परक रचनाएं की गई। ठीक है। तो प्रेम परक रचनाओं में तुम किन के नाम लिखोगे? तुम इसमें लिखोगे नाम घनानंद, बोधा और आलम के। ध्यान रखना छात्रों, प्रेम परक जब हम कहेंगे तो इसका अर्थ है स्वार्थ मुक्त प्रेम, ऐसा प्रेम जिसके लिए कवियों ने अपना सर्वस्व त्याग दिया, राज दरबार की सुविधाएं त्याग दी और विलासिता त्याग दी, और यह सब त्यागा। लेकिन कुछ कवि तो ऐसे थे जिन्हें कुछ मिला ही नहीं, जैसे कि घनानंद ने उस प्रेम के लिए सुजान के लिए उन्होंने राजा से बिल्कुल, मतलब आमने सामने थे राजा के, है ना, बिल्कुल फेस टू फेस थे। नादिर मतलब जो मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी कवि थे घनानंद, तो टकराए तो वे राजा से, लेकिन जिसके लिए उन्होंने वे राजा से टकराए उस सुजान ने घनानंद को अपनाया ही नहीं, और वे बिल्कुल वैरागी हो गए। और वैरागी होकर जब उन्होंने कविताएं लिखनी शुरू की, तो जो भी उन्होंने दोहे लिखे, जो भी कवित्व लिखा, उन्होंने सवैया लिखा, जो रचनाएं उन्होंने की, उसमें हर जगह सुजान का ही नाम है। तो यह क्या है? वे प्रेम की पीर के कवि कहे जाते हैं। तो रीतिकालीन साहित्य की एक तीसरी मुख्य उपलब्धि है कि इसमें हमें प्रेम, सात्विक प्रेम, है ना, निस्वार्थ प्रेम के दर्शन होते हैं, निस्वार्थ प्रेम पर रचनाएं की गई हैं। तो घनानंद के साथ साथ बोधा, आलम, ये सभी इसमें आते हैं। ये सारे जो कवि हैं ये सब इसमें इस रीतिकाल में आते हैं। तो तीन मुख्य विशेषताओं पे हमने चर्चा की। चौथी तुम लिख सकते हो, जब भी यह प्रश्न पूछा जाए तो लिख सकते हो कि इसमें श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी बहती है रीतिकालीन काव्य में। तो श्रृंगार में क्या लिखोगे छात्रों? श्रृंगार में तुम लोग लिखोगे कि इसमें श्रृंगार में क्या लिखोगे कि श्रृंगार की चर्चा तो पहले की ही गई थी कि प्रेम परक है, नायक नायिका भेदों का चित्रण है ना। और दूसरी चीज़ तुम क्या बताओगे इसमें? नीति परक दोहे लिखे गए हैं। जैसे कि अगर तुम बिहारी के दोहों को ध्यान से पढ़ो
तो बिहारी ने जो दोहे लिखे हैं तो उनके दोहों में नीतिपरक दोहे भी हैं, भक्तिपरक दोहे भी हैं। तो यह उनकी उस कालखंड की चौथी मुख्य विशेषता है, रीतिकालीन साहित्य की या कहे काव्य की। तो छात्रों, मुझे लगता है कि मैंने इस वीडियो में मैं तुम्हें समझा पाई हूँ कि रीतिकालीन काव्य की उपलब्धि क्या क्या रही है। तो ये 4 उपलब्धि जो है वो रही है जो इसे बाकी कालखंडों से बिल्कुल अलग करती है, चाहे भक्ति काल हो चाहे आदि काल हो, बिल्कुल अलग है ना। तो तुम्हें 4 विशेषताएं बता सकते हो, और अगर प्रश्न में यह पूछा जाता है और तुम्हारा प्रश्न अगर ये मान लो 20 अंकों का है या 15 अंकों का है, तो मेरा मतलब मेरा यह विचार है कि तुम इसमें रीतिकाल की परिभाषा दोगे, रीतिकाल के नामकरण पे थोड़ा सा बताओगे, रीतिकाल की प्रवृत्तियों पे थोड़ी चर्चा करोगे, और उसके बाद इन चारों पॉइंट्स पर बिल्कुल विस्तार से चर्चा करोगे, तब तुम्हें अच्छे अंक मिलेंगे। ठीक है छात्रों, मुझे उम्मीद है कि मैं तुम लोगों को अच्छे से बता पाई हूँ, और अगर इस वीडियो को सुनने के बाद तुम्हें कहीं कुछ डाउट होता है तो बिल्कुल मुझसे तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो।